हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अपन आ चुके हैं अपने अगले लेक्चर के ऊपर, जिसमें अपन डिसीजन मेकिंग को आगे लेके जाने वाले हैं। कल के लेक्चर में हमने कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी को कवर किया था, जिसमें से मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 1 और आईसीए वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में करने के लिए दिया था। आई होप आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करी होगी, उनको ट्राई किया होगा। अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान है, जिसमें अपने को सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या था अपना, z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अब बाय अपॉन सिग्मा। ओके, तो यहाँ पर अपना फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे। x हो जाएगा अपना 13,000, क्योंकि अपने को यहाँ पर पूछा है कि प्रॉफिट 13,000 से ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। x अपना हो गया 13,000, म्यू अपन ले लेंगे यहाँ पर 10,000 जो कि अपना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, और सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन अपने को 4,000 दिया हुआ है। तो z इज इक्वल्स टू 13,000 माइनस 10,000 बाई 4,000, ये हो जाता है आपका 0.75। राइट, तो 0.75 को आप z टेबल में जाकर ढूंढोगे, ये प्लस 0.75 है। आपने वहाँ से प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। वंस यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो अपने को निकालना है 13,000 से ज़्यादा प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इसलिए अपन करेंगे 1 माइनस जो भी आप प्रोबेबिलिटी वहाँ से देखोगे। ओके, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आईसीआई वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें अपने को बोला है कि इनका सेलिंग प्राइस है 110, वेरिएबल कॉस्ट इन्होंने 70 एस्टिमेट किया है, इसकी वजह से अपना कंट्रीब्यूशन आता है 40। ओके, बजटेड फिक्स कॉस्ट अपने को दे रखा है 1,63,500। नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन कंट्रीब्यूशन को। नंबर ऑफ यूनिट्स 5,000 दिया हुआ है, राइट। सो 5,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने कंट्रीब्यूशन को, ये आ जाता है अपना 2 लाख। इसमें से 1,63,500 माइनस करूंगा तो 36,500 आता है मेरा प्रॉफिट। ये हो गया मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, राइट। अब अपने को बोला है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि अपना प्रॉफिट 40,000 से ज़्यादा होगा अगर स्टैंडर्ड डिविएशन 125 यूनिट्स का है। तो अपने को कैलकुलेट करना है अब z का फॉर्मूला अपने को याद है x माइनस म्यू बाय सिग्मा। इसमें से x अपना 40,000 हो गया, म्यू अपन ने अभी जस्ट निकाला 36,500। तो ये हो गया अपना 3,500 माइनस करके आया। और म्यू अपन कैसे सिग्मा अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन इन यूनिट्स अपने को दिया हुआ है 125, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन से। सो 125 इंटू 40 करेंगे अपन, ये होता है 5,000। तो अपना जो z आया वो आया 3,500 बाय 5,000, तो ये हो गया आपका 0.7। तो 0.7 पे जाकर आप प्रोबेबिलिटी ढूंढोगे z टेबल में, और जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसको आप फाइनली अपना आंसर का प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करोगे, जिसमें आपको करना है 1 माइनस जो प्रोबेबिलिटी आपने z टेबल से देखी है वो। ओके, सो 1 माइनस आप यहाँ पर करोगे 0.7580, तो आपकी प्रोबेबिलिटी 40,000 के प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट होने की आ जाएगी, वो है 0.2420। ओके, सो अप्रॉक्सीमेटली 24% यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि आपका प्रॉफिट 40,000 से ज़्यादा हो सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर अपना कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी कंप्लीट हो चुका है। अब अपन ने उसके बाद देखा था सर्विस और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में सीपीपी एनालिसिस, जिसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर लिया था कल। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, और आईसीआई वाला क्वेश्चन अपन कल डिस्कस कर चुके थे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है होमवर्क वाला, आई होप आपने ये किया होगा। इसको अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसके फैक्ट्स आपको आंसर के साथ ही बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले फैक्ट्स देख लेते हैं। अपने को डॉक्टर्स की फीस बताई है 60 लाख रुपीज़, राइट। और वो टाइम कितना दे रहे हैं एक दिन में, 8 आवर्स इन 1 डे। पेशेंट्स अप्रॉक्सीमेटली 10 आते हैं पर मंथ, एवरेज करके इन्होंने बता रखा है 10 पेशेंट आते हैं पर मंथ जिनको सीरियस सर्जरी चाहिए होती है, जिनके ऊपर सीरियस सर्जरी करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये लोग जो डॉक्टर्स हैं वो इन सीरियस सर्जरीज में कितना टाइम डिवोट करते हैं, सीधे आधा। ओके, यानी कि 4 आवर्स अ डे। उसके बाद अदर सप्लाईज की कॉस्ट 30 लाख का बिल आता है, तो अदर सप्लाईज की कॉस्ट अपने को पता चल गई। बट इसमें से सर्जरी के लिए कितना रिक्वायर्ड है, तो वो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। अपन ने मल्टीप्लाई किया तो अपने को पता चला कि 20 लाख जो है सर्जरी के लिए सप्लाईज आते हैं। स्पेशल स्टाफ सिर्फ और सिर्फ सर्जरी के लिए, जिनको 5,000 पर सर्जरी पे किया जाता है। नर्सेज 2,000 आवर्स टाइम डिवोट करती है इन टोटलिटी, राइट। नहीं, हर एक नर्स 2,000 आवर्स टोटल में टाइम डिवोट करती है पर एनम। बट यहाँ पर अपने को क्या दिया है कि पेमेंट टोटल मिला के उनका होता है 2 लाख पर एनम, राइट। तो सारी नर्सेज जितनी 40 नर्सेज हैं, 40 नर्सेज को मिलाकर पूरे साल में पेमेंट होता है 2 लाख, जिसका 60% सर्जरी में टाइम जाता है इनका। तो उसका 60% अपन एलोकेट करेंगे इन सर्जरीज के लिए, और मार्कअप अपने को 5% लगाने के लिए बोला है टू कवर अप आर ओवरहेड्स।
तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले डॉक्टर्स की फीस अपन ने यहाँ पर ले ली, 8 घंटे में से 4 घंटे सर्जरी पे लगा रहे हैं तो आधा हो जाएगा, 60 लैक्स उनको पे कर रहे हैं साल में, तो आधा ले लेंगे यहाँ पर 30 लैक्स। अदर सप्लाईज का कैलकुलेशन अपन ने किया है, वो आ गया अपना 20 लैक्स। उसके बाद स्पेशल स्टाफ के लिए अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सर्जरीज कितनी हो रही है, उनको 5000 पर सर्जरीज पे कर रहे हैं। सो यहाँ पर अगर पेशेंट 10 आते हैं एक महीने में तो पूरे साल में 120 हो जाएंगे, 12 इंटू 10 यानी कि 120 सर्जरी होगी। तो अगर 120 सर्जरी में से एक सर्जरी के लिए 5000 है, 120 सर्जरी के लिए 120 इंटू 5000 हो जाएगा, ये होता है 6 लाख रुपीज़, राइट। नर्सिस की फीस कैलकुलेट करते हैं। सो उनको टोटल पेमेंट जो हो रहा है पूरे साल में 40 नर्सिस का मिलाकर वो 2 लैक्स है पर एनम। उसमें से 60% टाइम वो लोग सर्जरीज के लिए देते हैं, तो 60% से मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाख को, ये आ जाएगा 1,20,000। आपका टोटल कॉस्ट आ गया 57,20,000, राइट। अब आपको यहाँ पर मार्कअप ऐड करना है 5% से, सिंपली कॉस्ट पर अपने को बोला है 5% मार्कअप ऐड करने के लिए, तो अपना टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू को अपन डिवाइड करेंगे बाय द नंबर ऑफ पेशेंट्स, जो कि कितने 120, राइट। 120 पेशेंट्स अपने को पूरे साल में आते हैं जो कि सर्जरी जिनके ऊपर सर्जरी करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो अपना टोटल रेवेन्यू है 60,06,000। इस पे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 120 से, यानी कि अपने टोटल पेशेंट्स पर एनम, तो अपना चार्ज पर पेशेंट आ जाएगा, अपने को उनसे देना पड़ेगा 50,050 रुपीज़। ओके, तो इस तरह से अपना यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इन केस अगर आपने इसको सॉल्व नहीं किया है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, और अगर आपसे कहीं पे मिस्टेक हो गई है तो आप देख लीजिए कि आपसे मिस्टेक क्या नंबर में हुई थी या कौन से एरिया में हुई थी। सो आई थिंक आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। चलते हैं अपन अगले टॉपिक के ऊपर। अपना अगला टॉपिक जो है वो जस्ट इन टाइम से रिलेटेड है। तो जस्ट इन टाइम में अगर सीवीपी एनालिसिस को अपन यहाँ पर मर्ज करेंगे तो क्या बनेगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अपन इसको करने वाले हैं, उसके पहले 2 मिनट की एक बात कर लेते हैं। जस्ट इन टाइम से रिलेटेड आईसीआई ने क्वेश्चंस यहाँ पर कम दिए हुए हैं। इनफैक्ट इलिस्ट्रेशन में कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर आप स्टडी मटेरियल को देखोगे तो ये क्वेश्चंस मैंने अलग से उठाए हैं, पुराने ओल्ड कोर्स से उठा रखे हैं। इन क्वेश्चंस को अपन एक बार ट्राई करके देखते हैं कि जस्ट इन टाइम एनवायरनमेंट में सीवीपी एनालिसिस कैसे हो सकता है। ये क्वेश्चन से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो पहला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ने के लिए टाइम देता हूँ और उसके बाद अपन इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे अपने सोल्यूशन के ऊपर।
सो आई थिंक आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, एक बार डिस्कस कर लेते हैं अपन। यहाँ पर कोआला लिमिटेड ने सोचा है जस्ट इन टाइम पॉलिसी को अडॉप्ट करने के लिए, उसके लिए अपने को कौन कौन सी चीज़ों को अफेक्ट देना पड़ेगा वो यहाँ पर अपने को मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले अपने को प्रोडक्शन फैसिलिटी को मॉडिफाई करना पड़ेगा, मटेरियल रिसीट फैसिलिटी को मॉडिफाई करना पड़ेगा, जिसमें अपना कॉस्ट लगेगा 6 लाख रुपीज़। ओके, इसको 10 साल की लाइफ दी है, 10 ईयर्स में अपन इसको डिप्रिशिएट कर सकते हैं। टू ऑपरेट न्यू फैसिलिटीज़ अपने को ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिएगा जो लगेगा अपने को 48,000 का। ओके, ये हर साल अपन इनकर करेंगे। उसके बाद जस्ट इन टाइम इम्प्लीमेंटेशन में कंपनी को हेल्प होगी उनका स्टॉक होल्डिंग 30 लैक्स से रिड्यूस करके 5 लाख पर आने में, यानी कि पर एनम स्टॉक होल्डिंग अब 30 लाख से रिड्यूस होके 5 लाख पे आ चुकी होगी। उसके अलावा जस्ट इन टाइम पॉलिसी की वजह से ये रेंटल कॉस्ट को अवॉइड कर सकते हैं, इंश्योरेंस कॉस्ट को अवॉइड कर सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस को अवॉइड कर सकते हैं, जिसमें अपने को नंबर्स दिए हुए हैं। उसके बाद करंटली उनके 10 वर्कर्स हैं जो कि स्टोर्स डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं। 5 वर्कर्स को ये लोग अब फायर कर देंगे, ले ऑफ कर देंगे। 2 वर्कर्स रह जाएंगे जिनकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। अभी 3,000 पर मंथ पे करते हैं वर्कर्स को, अब जो 2 वर्कर्स रहेंगे उनको 5,000 पर मंथ पे किया जाएगा। बाकी के 3 वर्कर्स का क्या होगा वो अपने को बताया है, उनको अदर डिपार्टमेंट में ये लोग ट्रांसफ़र करेंगे और उनका सैलरी 1,000 से इंक्रीज़ किया जाएगा। जस्ट इन टाइम सिस्टम की वजह से स्टॉक आउट हो सकता है जिसका कॉस्ट लगेगा इनको 65,000 पर एनम। तो अपने को बताना है कि क्या अपने को जस्ट इन टाइम सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और उसके अलावा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अपने को बताया है कि अपन 15% अपन अर्न कर सकते हैं ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि वो अपने को कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है। ओके, तो अपन चलते हैं अपने सोल्यूशन पे। सोल्यूशन के अंदर मैंने यहाँ पर सारे फैक्ट्स मेंशन किए हुए हैं जैसा कि हमेशा होता ही है, और उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेशन शो किया है, बेनिफिट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया है, जिसमें अपने को देखना है जस्ट इन टाइम सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो अपने को कितना बेनिफिट होता है। ओके, सो अपन कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले कॉस्ट ले लेते हैं। कॉस्ट में अपने को पता है कि मॉडिफिकेशन कॉस्ट अपन बेयर कर रहे हैं, बट ये तो 10 साल की लाइफ है, तो हो सकता है अपन इस पर डिप्रिसिएशन लेंगे, बट वो अपन आगे कवर करेंगे। उसके बाद आता है फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपन यहाँ पर कवर करेंगे। अब हर साल अपने को 48,000 बेयर करना पड़ेगा ड्यू टू जस्ट इन टाइम फैसिलिटी का इम्प्लीमेंटेशन। ओके, उसके बाद अब आ जाते हैं डिप्रिसिएशन पे। डिप्रिसिएशन यहाँ पर अपन नील लेंगे, जिसके लिए आपको यहाँ पर नोट लिखना पड़ेगा कि आपने इसको नील क्यों लिया है। इसके नील लेने का रीज़न ये है कि ये कैशलेस एक्सपेंस है। ओके, नॉन कैश एक्सपेंस है, तो ये एक्चुअली अपने जस्ट इन टाइम सिस्टम में अपने को बेनिफिट हो रहा है या बेनिफिट नहीं हो रहा है, इसके कैलकुलेशन के लिए इररेलेवेंट है। ओके, ऑल्दो क्वेश्चन के अंदर इस पर टैक्स की बात नहीं की गई है, अदरवाइज अगर टैक्स की बात की गई होती, अपने को टैक्स रेट दी होती, तो डिप्रिसिएशन के वजह से अपने को टैक्स बेनिफिट होता। ओके, तो वो टैक्स बेनिफिट अपने को एक्चुअली कैश में होता और वो अपने बेनिफिट साइड में आ जाता। बट क्योंकि क्वेश्चन के अंदर टैक्स की कोई बात नहीं की गई है और कोई रेट नहीं दी गई है, आपको ये लिखना भी चाहिए इनफैक्ट साथ में कि इसके ऊपर टैक्स बेनिफिट अपने को क्वेश्चन के अंदर बताया नहीं गया है, बट अगर होता तो वो अपने बेनिफिट साइड में आता। ओके, इस तरह से आप यहाँ पर नोट लिख सकते हैं, आपको लिखना चाहिए जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो। सो ये जो नोट है वो मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस एंड देयरफॉर इज इररेलेवेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेनिफिट। उसके बाद अपने को स्टॉक आउट कॉस्ट बताया 65,000 का, और मॉडिफिकेशन जो अपना 6 लाख का हुआ है उस पर अब अपने 6 लाख बेयर किए हैं, तो 6 लाख का फंड ब्लॉक हुआ है, यानी कि उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपने को लगने वाली है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के वे में है। 6 लाख अपन ने यहाँ पर इनकर किए मॉडिफिकेशन करने में, वही अगर अपन कहीं और करते तो अपने को उस पर 15% का बेनिफिट होता। तो ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो अपन यहाँ पर कवर कर लेंगे। मॉडिफिकेशन कॉस्ट पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अपन ने यहाँ पर किया है, ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इनफैक्ट आपको ब्रैकेट में लिख देना चाहिए फॉर योर रिकॉलिंग कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ओके, सो 90,000 का अमाउंट यहाँ पर आ चुका है, 6 लाख इंटू 15%। उसके बाद अपने सारे कॉस्ट कवर हो चुके हैं। आते हैं बेनिफिट्स पे। बेनिफिट्स में अपने को सबसे पहले स्टॉक होल्डिंग रिड्यूस हो रहा है। ओके, एनुअल स्टॉक होल्डिंग अब गिर के आ रहा है 30 लाख से 5 लाख के ऊपर, यानी कि 25 लाख का रिडक्शन हुआ है। तो 25 लाख का जो फंड अपना ब्लॉक था एनुअल स्टॉक होल्डिंग में वो अब रिलीज हुआ है, जिसपे अपने को 15% से बेनिफिट होगा। तो वो अपना 15% से बेनिफिट अपन यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। 25 लाख इंटू 15% वो हो जाएगा अपना 3,75,000। वो अपना यहाँ पर एक तरह का सेविंग हो गया है, तो ये बेनिफिट में आ गया। उसके बाद अपन क्या क्या सेव कर रहे हैं, रेंटल कॉस्ट 40,000 का सेव कर रहे हैं, इंश्योरेंस कॉस्ट 12,000 का सेव कर रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस 8,000 का सेव कर रहे हैं, और उसके अलावा वर्कर सैलरीज के लिए अपने को नोट बनाना पड़ेगा कि एक्चुअली वहाँ पर सेविंग कितना हुआ है। तो चलते हैं वर्कर सैलरीज के नोट पर।
वर्कर सैलरीज में अपन दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको एक एक करके दोनों बता देता हूँ। ऑल्टरनेट वन में अपन ले रहे हैं करंट सैलरी अपना 3,60,000 है। ओके, ये कैसे आया उसको कैलकुलेशन बताता हूँ। अपने जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो 10 है, उनको पे कर रहे हैं अपन 3,000 पर मंथ। ओके, सो 3,000 पर मंथ अगर मैं पे कर रहा हूँ तो पूरे साल का निकालूंगा, 3,000 इंटू 12 कर दूंगा। इंटू 12 किया, जो आंसर आए जो कि आएगा अपना 36,000, राइट। 36,000 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा जब मेरे नंबर ऑफ वर्कर्स के साथ में, जो तो आ जाता है 3,60,000। ये 3,60,000 का अपना करंट सैलरी है। बट नए सैलरी में जब जस्ट इन टाइम सिस्टम को अपन इंप्लीमेंट करेंगे तो सैलरी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है और नई सैलरी अपन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने 5 वर्कर्स हटा दिए हैं, उसके बाद बचते हैं 2 वर्कर्स जिन पे अपन क्या सैलरी पे कर रहे हैं, उनको 5,000 पे कर रहे हैं। सो 5,000 इंटू 12 इंटू 2, तो ये आ जाएगा आपका 1,20,000। और बचे हुए 3 वर्कर्स जो है उनको आप 1,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हो आप, राइट। तो 4,000 इंटू 3 कर रहे हो और इंटू 12 करोगे, राइट। उनके 3,000 से 1,000 बढ़ चुका है तो 4,000 हो चुका है। 4,000 इंटू 12 करोगे, इंटू 3 करोगे तो आपको इसका सैलरी पता चल जाएगा नया। तो इसकी वजह से आप जब कंपेयर करोगे करंट और न्यू सैलरी को तो आपको रिडक्शन पता चलेगा और वो आता है 96,000 से। वहीं पे ऑल्टरनेट टू जो कि ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है मुझे, वो आपको ट्राई करना चाहिए। सो ऑल्टरनेट टू में आप क्या कर रहे हो, आपने कैलकुलेट किया बेनिफिट कितना हो रहा है। ओके, सो आपने वर्कर्स को ले ऑफ किया है, 5 वर्कर को ले ऑफ किया, उनको आप पे कर रहे थे 3,000 पर मंथ, और 12 महीने के हिसाब से आप कैलकुलेट करते हो तो आपका आ जाता है 5 इंटू 12 इंटू 3,000, यह आता है 1,80,000। 1,80,000 का आपको यहाँ पर सेविंग हुआ है, बट आपको कुछ इंक्रीज करना पड़ा है बाकी जगह पर, वो आप यहाँ पर लिखोगे। तो 2 वर्कर्स के केस में अपन ने इंक्रीज किया है कितना, 2,000, राइट। 3,000 तो ऑलरेडी अपन पे कर रहे थे, 5,000 पे गया है तो इंक्रीज सिर्फ 2,000 से हुआ है। ये 2,000 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे 2 वर्कर्स को इंटू 12। ओके, सो 12 इंटू 2,000 इंटू 2, ये हो जाएगा अपना 48,000। और उसी तरह से 1,000 का इंक्रीज 3 वर्कर्स के केस में हुआ है, इंटू 12 करेंगे, ये आ जाएगा 36,000। तो जब आप कंपेयर करोगे आपके बेनिफिट और इंक्रीज इन कॉस्ट को तो वापस से आपको पता चलेगा रिडक्शन इन सैलरीज, ये अपना आता है निकल के 96,000। ओके, सो आपको ऑल्टरनेट टू प्रेफर करना चाहिए, बट ऑल्टरनेट वन को भी आप कर सकते हो। ऑल्टरनेट वन में अपन पूरा पूरा कैलकुलेशन कर देते हैं, ऑल्टरनेट टू में अपन रेलेवेंट कॉस्ट को लेके करते हैं। ओके, सो ऑल्टरनेट टू इज़ मोर प्रेफरेबल फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और उसके बाद अपन आ जाते हैं यहाँ पर अपने मेन टेबल पर। तो इसमें अपन ने लिखा है वर्कर सैलरीज का जो बेनिफिट अपने को मिला है, रिडक्शन हुआ है 96,000 का। टोटल बेनिफिट अपन ने निकाले और दोनों को जब कंपेयर किया तो नेट बेनिफिट अपना निकल कर आया 3,28,000। ओके, ये 3,28,000 का नेट बेनिफिट कैसे निकल के आया वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आई होप आपको इसको समझ में आ गया होगा। स्पेशली जो डेप्रीसिएशन वाला पॉइंट है और मॉडिफिकेशन कॉस्ट पे इंटरेस्ट और एनुअल स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट पे इंटरेस्ट, ओके, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे इस चीज़ के अंदर। डेप्रीसिएशन जो है वो नॉन कैश एक्सपेंस है, इसलिए हमने उसको इग्नोर किया है, वो इररेलेवेंट है अपने कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बट वहीं पे अगर टैक्स एक्सपेंडिचर वहाँ पर होता, अपने को कैलकुलेशन करना होता टैक्स का, तो यहाँ पर अपने को टैक्स बेनिफिट मिलता बिकॉज ऑफ डेप्रीसिएशन। तो उसमें आप क्या करते हैं, जो डेप्रीसिएशन का अमाउंट है वो पहले कैलकुलेट कर लेते, उसके ऊपर टैक्स जो रेट दी होती है उससे मल्टीप्लाई करते, कैलकुलेट करते कि उसमें आपका टैक्स सेविंग कितना होता। ओके, उसकी वजह से आपका टैक्स बचेगा ना, तो वो टैक्स सेविंग आप बेनिफिट साइड में लिख देते। उसके बाद यहाँ पर मॉडिफिकेशन कॉस्ट पे जो इंटरेस्ट है वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, आई होप आपने ब्रैकेट में लिख लिया होगा। और जो एनुअल स्टॉक होल्डिंग्स पे अपने को सेव हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, वो अपने को कैसे हो रहा है, क्योंकि अपना फंड रिलीज हो रहा है तो अब अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं 15% पे। ओके, सो यहाँ पर अपन ने इस तरह से बेनिफिट्स और कॉस्ट को एनालाइज करते हुए फाइनली निकाला नेट बेनिफिट, और नेट बेनिफिट अपने लिए पॉजिटिव निकला है, इसलिए अपन जस्ट इन टाइम सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अपना ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको लास्ट में कॉमेंट लिखना पड़ेगा कि as the net benefits are 3,28,000, when the just-in-time system is implemented, it is preferable to implement just-in-time system from the financial point of view और non-financial point of view से आप बाकी सारे फैक्टर्स लिख सकते हो जो कि अपन ने just-in-time को पढ़ते वक्त डिस्कस किए थे। ओके, दाढ़ी लिमिटेड और बियर्ड लिमिटेड, आई होप आपको वो एग्जाम्पल याद रहा होगा। मैं आपको एक आंसर नोट करने के लिए टाइम दे देता हूँ।
सो थिंक आपने इस सोल्यूशन को नोट कर लिया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ने के लिए टाइम दे देता हूँ और फिर अपन इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे अपने सोल्यूशन पे।
आई थिंक आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक्स वीडियो कंपनी वीडियो टेप्स सेल कर रही है, ब्लैंक वीडियो टेप्स, और ये परचेज करती है वाई कंपनी से एट 140 रुपीज़। वाई टेप कंपनी जो है वो सारा फ्रेट पे कर रही है। उसके अलावा यहाँ पर इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत एक्स कंपनी को नहीं है, क्योंकि उनका क्वालिटी बहुत अच्छा है। यानी कि वाई कंपनी से जो लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद एनुअल डिमांड जो है 13,000 की अपने को बताई है। 13,000 पैकेजेस की एनुअल डिमांड है एक्स वीडियो कंपनी की। उसके बाद एक्स वीडियो कंपनी 15% ROI एक्सपेक्ट करता है। परचेज ऑर्डर लीड टाइम अपने को 2 हफ्ते दिया है। उसके बाद परचेज ऑर्डर अपने को बताया है इंटरनेट से किया जाता है एंड 2 रुपीज़ पर ऑर्डर लगता है यहाँ पर कॉस्ट अपने को ऑर्डर प्लेस करने का। इंश्योरेंस, मटेरियल हैंडलिंग यानी कि इस तरह की सारी कैरिंग कॉस्ट जो है वो 3.10 पर पैकेज पर ईयर अभी लग रही है। एक्स वीडियो कंपनी ने डिसाइड किया टू शिफ्ट टू JIT परचेजिंग। वाई टेप कंपनी ने बोला है कि हम लोग आपको 100 पैकेजेस डिलीवर करेंगे अब 130 टाइम्स। ओके, 130 टाइम्स 100 पैकेजेस डिलीवर करेंगे तो आपका 13,000 का क्वांटिटी हो जाएगा। अभी वो लोग कैसा कर रहे हैं, 13 टाइम्स डिलीवरी कर रहे हैं 1000 पैकेजेस की। ओके, सो इस तरह से आपका जस्ट इन टाइम सिस्टम में हम लोग डिलीवरी जो है नंबर ऑफ डिलीवरीज बढ़ा देंगे और आपका नंबर ऑफ पैकेजेस रिड्यूस कर देंगे। ओके, 5 टाइम्स एवरी 2 वीक्स ये अपने को एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। उसके बाद अगर आपको 100 पैकेजेस चाहिए, उसकी 130 डिलीवरीज करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको 0.02 रुपीज़ पर पैकेज एडिशनल पे करना होगा। उसके अलावा यहाँ पर स्टॉक आउट हो सकता है क्या, तो अभी तो स्टॉक आउट बिल्कुल नहीं हो रहा है, बस बाद में हो सकता है। बाद में हो सकता है 50 वीडियो टेप्स का, जिसके केस में उनको रश ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। सो रश ऑर्डर का कॉस्ट लगेगा इनको 4 रुपीज़ पर पैकेज। अब अपने को ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको कंसिडर करते हुए ये बताना है कि अपने को JIT परचेजिंग सिस्टम पे मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके अलावा अपने को Z कंपनी की इन्फॉर्मेशन दी है। Z कंपनी सप्लाई कर रही है वीडियो टेप्स और उसने बोला है हम 136 रुपीज़ पर पैकेज पे सप्लाई करेंगे। अगर हम Z कंपनी से परचेज करते हैं तो अपना जो कैरिंग कॉस्ट है वो 3.10 से रिड्यूस होकर अब हो जाएगा 3 रुपीज़ पर पैकेज। ओके, उसके अलावा Z कंपनी की रेपुटेशन है क्वालिटी से रिलेटेड इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए अपने को यहाँ पर इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, जिसमें अपने कॉस्ट पड़ेगा 0.05 रुपीज़ पर पैकेज। ओके, स्टॉक आउट यहाँ पर 360 टेप पैकेजेस का हो सकता है पर ईयर, और रश ऑर्डर आप प्लेस नहीं कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर कंट्रीब्यूशन लूज करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन अभी आप अर्न कर सकते हो एक पैकेज से 8 रुपये का। तो स्टॉक आउट की वजह से आपका 8 रुपीज़ पर पैकेज का कंट्रीब्यूशन आपका लॉस होगा। उसके बाद अपने को बोला है कि कस्टमर्स 2% रिटर्न कर सकते हैं बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी, जिसमें अपने को 25 पर पैकेज एडिशनल कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा टू हैंडल द रिटर्न्स। तो अपने को ये भी बताना है कि अपने को Z कंपनी के पास ऑर्डर प्लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलते हैं अपने सोल्यूशन के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने सारा इन्फॉर्मेशन लिया हुआ है, करंट सिनेरियो, जस्ट इन टाइम सिनेरियो में वाई कंपनी और Z कंपनी। ओके, इन सारी अपने जो फिगर्स दिए हुए हैं उनको कंसिडर करते हुए अपन कैलकुलेट करते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने टेबल बनाया जिसमें 3 कॉलम्स बनाए। ऑफ कोर्स पर्टिकुलर वाले कॉलम के अलावा करंट सिनेरियो है, उसके अलावा जस्ट इन टाइम सिनेरियो है विद वाई कंपनी एंड जस्ट इन टाइम सिनेरियो है विद Z कंपनी। सो अपना परचेज कॉस्ट अपन सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। परचेज कॉस्ट आप देख सकते हो अभी अपना क्या है, तो अभी अपना कॉस्ट है 13,000 पैकेजेस का इंटू 140, यह आता है 18,20,000। ओके, उसके बाद अपने को बोला है कि वाई कंपनी से परचेज करेंगे तो वो 140 प्लस 0.02 पर पैकेज आ जाएगा एडिशनल कॉस्ट। याद है जस्ट इन टाइम में वो लोग बोल रहे हैं हम 130 डिलीवरीज करेंगे 100 पैकेजेस की, पर 0.02 एक्स्ट्रा इनकर करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, 13,000 इंटू 140.02, ये आपका हो जाता है 18,20,260। और आप जब Z कंपनी से परचेज कर रहे हो तो वो 136 पे ही डिलीवर करने के लिए रेडी है, तो आपका कॉस्ट आता है 17,68,000। ओके, ये 17,68,000 आपका आ जाता है। उसके बाद अपन ऑर्डर कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑर्डर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट अपने को 2 रुपीज़ पर ऑर्डर दिया है और नंबर ऑफ ऑर्डर्स अभी 13 है। ओके, 13 टाइम्स वो लोग डिलीवर कर रहे थे 1000 पैकेजेस, तो 13 ऑर्डर्स प्लेस किए होंगे, 2 रुपये पर ऑर्डर लगता है, तो 13 इंटू 2 ये आ गया 26 रुपीज़। बट अब जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो जाएंगे जस्ट इन टाइम सिनेरियो में वो हो जाएंगे 130, तो 130 इंटू 2 करना पड़ेगा, ये हो जाता है 260। और Z कंपनी से परचेज करते हैं तो भी 130 और डिलीवरीज होती है तो 130 ऑर्डर्स भी लगते हैं, उसको मल्टीप्लाई किया 2 से तो यहाँ पर भी आता है 260।
कैरिंग कॉस्ट के लिए अपने को रोड बनाना पड़ेगा, जिस पे अपन बाद में जाएंगे। पहले अपन लेते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट। तो स्टॉक आउट कॉस्ट अपने को अभी तो कुछ बैड नहीं करना पड़ रहा है, बट जब अपन वाई कंपनी पे जा रहे हैं तो अपने 50 टेप्स का स्टॉक आउट कॉस्ट हो सकता है, जिसमें अपने को रश ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। 4 रुपीज़ पर ऑर्डर अपने को यहाँ पर लगेगा रश ऑर्डर प्लेस करने में। सो 50 इंटू 4 करेंगे तो 200 आता है। और JIT अगर जेड कंपनी के साथ करते हैं तो अपना स्टॉक आउट कॉस्ट होता है 360 वीडियो टेप्स के ऊपर, और 360 वीडियो टेप्स के ऊपर अपन 8 रुपीज़ से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर लूज़ करते हैं। सो अपन क्या करेंगे, 360 इंटू 8 करूँगा मैं यहाँ पर, तो मेरा आ जाएगा 2880। ओके, 2880 आ गया। उसके बाद इंस्पेक्शन कॉस्ट पे जाता हूँ। सो इंस्पेक्शन कॉस्ट मुझे अभी कुछ भी पे करना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैं वाई कंपनी से परचेज कर रहा हूँ और वाई कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है। जब JIT सिस्टम पे जाता हूँ तो भी उनकी रेपुटेशन अच्छी है, मुझे इंस्पेक्शन नहीं करना पड़ता है। बट जब मैं जेड कंपनी पे जाता हूँ तो उनका रेपुटेशन इतना अच्छा नहीं है, मुझे 0.05 पर पैकेज से इंस्पेक्शन कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। तो मैं 13,000 को मल्टीप्लाई करता हूँ इंटू 0.05। उसके बाद मेरे कस्टमर रिटर्न्स करंट सिनेरियो में है नहीं, वाई कंपनी के सिनेरियो में मुझे होने नहीं वाले, जेड कंपनी के सिनेरियो में मेरे 2% के रिटर्न आ सकते हैं। सो 13,000 का 2% करूँगा और उसको मेरे को उस पर 25 रुपीज़ से एडिशनल कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा टू हैंडल द रिटर्न्स। सो 13,000 इंटू 2% इंटू 25 करूँगा तो ये आएगा आपका 6,500। ओके, 6,500 यहाँ पर आपका कस्टमर रिटर्न्स का कॉस्ट आ गया है। उसके बाद अपन कैलकुलेट करते हैं कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट में आपको पता है 3.10 करंट सिनेरियो में दिया हुआ है, वाई कंपनी के साथ JIT सिनेरियो में भी 3.10 है, और जेड कंपनी के साथ जब JIT सिनेरियो में जाते हैं तो वो 3 रुपीज़ है। बट उसके अलावा आप एक चीज़ कंसिडर करना भूल जाओगे, और वो है 15% आप ROI अर्न करना चाहते हो। तो आपका जो यहाँ पर कॉस्ट लग रहा है, यानी कि जो फंड आपका यहाँ पर अटकने वाला है, उस पर आपको 15% से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आपका फंड कितना अटक रहा है वो अपन देखते हैं। करंट सिनेरियो में 140 रुपीज़ से फंड अटकता है, राइट, यानी कि एक पैकेज पे 140 रुपीज़ अटकता है। उस पर 15% क्या होगा वो मैं कैलकुलेट कर लूँगा। वाई कंपनी के साथ JIT पे 140.02 पे मेरा 15% अटकता है, और जेड कंपनी के साथ में 136 पे मेरा 15% अटकता है। वो मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ये आया मेरा यहाँ पर 21, यहाँ पर आया 21 अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि ये मैंने राउंड ऑफ किया हुआ है, और यहाँ पर आता है 20, ये भी अप्रॉक्सीमेट है। तो अपन इस तरह से इंटरेस्ट कॉस्ट ले लेंगे। कैरिंग कॉस्ट में ले लूँगा यहाँ पर, ये 3.10 है एक्चुअली, और ये भी 3.10, ये राउंड ऑफ हुआ है, इसको मैं राउंड ऑफ से हटा देता हूँ। सो ये 3.1 और 3.1 है, और जेड कंपनी के साथ में JIT पे जाते हैं तो ये आता है अपना 3 रुपीज़। ओके, टोटल कर लेंगे, टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज इन्वेंट्री से। याद आया ना, आपको एवरेज इन्वेंट्री लेनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट केस में 1000 पैकेजेस आपको डिलीवर किए जाते हैं एक बार में, तो उसका एवरेज कर लो आप। उसका एवरेज किया तो आ गया 1000 इंटू हाफ, यह है आपका 500। सिमिलरली जब आप वाई कंपनी और JIT में जाते हो तो आपका पैकेजेस जो डिलीवरी हो रहा है वो हो रहा है 100 पैकेजेस का। ओके, सो डिलीवरी इज नाउ ऑफ 100 पैकेजेस। 100 पैकेजेस का जो आप एवरेज लेते हो तो उसको आप मल्टीप्लाई करोगे इंटू 1/2, और वो आपका हो गया 50। और जेड कंपनी में भी तो 100 पैकेजेस ही डिलीवर होने वाले हैं, तो उसको भी इंटू 1/2, और वो भी हो गया 50। जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका कैरिंग कॉस्ट आता है। ये कैरिंग कॉस्ट आप लेके जाते हो ऊपर अपनी टेबल में, और यहाँ पर जब आप लिखते हो तो उसके बाद आपको पता चलेगा आपका टोटल कॉस्ट। तो करंट सिनेरियो में जो आपका टोटल कॉस्ट है वो है आपका 18,32,076। ओके, वाई कंपनी पे JIT विद वाई कंपनी जाते हैं तो वो आता है आपका 18,21,925, और जेड कंपनी पे JIT जाते हैं तो 17,79,460 आता है। तो फर्स्ट सिनेरियो में क्या आपको JIT इम्प्लीमेंट करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। सेकंड सिनेरियो में क्या आपको जेड कंपनी के पास जाना चाहिए, तो डेफिनेटली जेड कंपनी के पास जाना चाहिए इन कंपैरिजन टू वाई कंपनी, क्योंकि यहाँ पर आपका जो टोटल कॉस्ट है वो कम है। बट जब आप नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को कंसिडर करोगे ना तो आपको वाई कंपनी के पास रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न नहीं हो रहा है। तो वो सारी बातें अपने को याद आती है जो अपन ने JIT सिस्टम में पढ़ी थी कि आपको वाई कंपनी के पास क्यों रहना चाहिए और जेड कंपनी के पास क्यों नहीं जाना चाहिए। इसमें आपको याद रखना है आपका कौन सा एग्जाम्पल, दाढ़ी लिमिटेड और बियर्ड लिमिटेड वाला, क्योंकि आपको कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, और कस्टमर की सेटिस्फैक्शन के लिए आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप उनको क्वालिटी प्रोडक्ट दो, और उनको जिस तरह का प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है उस तरह का दो। इस तरह के रिटर्न जब होते हैं तो अपना रेपुटेशन कम होता है, और रेपुटेशन कम होने की वजह से अपना सेल्स जो है डिक्रीज हो सकता है, अपना रेवेन्यू डिक्रीज हो सकता है। सो इन द शॉर्ट टर्म
अपने को ये फ़ायदेमंद दिखता है जेड कंपनी के साथ जाना, और फाइनेंशियल फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए भी जेड कंपनी वाला ऑफर अट्रैक्टिव लगता है। बट जब अपन नॉन फाइनेंशियल या फिर क्वालिटेटिव फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं तो अपने को वाई कंपनी पे जे आई टी सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहिए, बट विद वाई कंपनी। ओके, वो ज़्यादा फीजिबल लगता है, और वैसे भी जब आप देखोगे जेड और वाई के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो आप वाई कंपनी पे जाना प्रेफर करोगे। ओके, सो इस तरह से आपको आंसर लिखना पड़ेगा आपका। मैं आपको इसको नोट करने के लिए टाइम दे देता हूँ। एक और बात जो मैं आपके साथ यहाँ पर करना चाहूँगा वो ये है कि जब आप इस आंसर को नोट कर रहे हो तो जिसका जो कैलकुलेशन हुआ है ना, जैसे कि परचेज कॉस्ट अपन ने कैलकुलेट कैसे किया, तो आपको सिर्फ फिगर्स नहीं लिखने हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे हुआ है जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन करते वक्त बताया, वो भी आपको साथ में लिखना है, ताकि जब आप इस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करोगे और अपना सोल्यूशन देख के उसको मैच करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने इस सोल्यूशन को एक्चुअली कैसे किया था। ओके।
सो आई होप आपने इसको कैलकुलेशन शो करते हुए नोट किया होगा इस आंसर को, और सिर्फ फिगर्स को नोट डाउन नहीं किया होगा। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर जस्ट इन टाइम वाला टॉपिक ख़त्म होता है। इसके क्वेश्चंस मैंने आपको ओल्ड कोर्स से कुछ क्वेश्चंस उठाकर करा दिए हैं। नए सिलेबस में अपने स्टडी मटेरियल के अंदर कोई इलस्ट्रेशन आईसीआई ने दिया नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चंस अपने पास अवेलेबल जो है वो कम है। ओके, सो इस वजह से मैंने आपको ओल्ड कोर्स के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दिए ताकि आपका ये वाला टॉपिक कवर हो जाए। उसके बाद अपन चलते हैं एक थ्योरेटिकल टॉपिक पर, शॉर्ट रन डिसीजन मेकिंग। उसके बाद नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस और इथिक्स जैसे छोटे छोटे टॉपिक है जो कि थ्योरेटिकल पोर्शन में है, बट ये इतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितने कि बाकी प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं, क्योंकि इनको भी एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट रन डिसीजन मेकिंग क्या होता है कि अपन शॉर्ट टर्म एक्शंस लेने के लिए कॉस्ट और बेनिफिट को इवैल्यूएट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर इस किस तरह से आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। तो शॉर्ट रन डिसीजन मेकिंग जनरली इन्वॉल्व इस तरह के एग्जांपल्स करता है, जैसे कि आप खुद बनाना चाहिए या फिर आउटसोर्स कर देना चाहिए या फिर परचेज करना चाहिए। ओके, सो एक ये हो सकता है। उसके अलावा कोई स्पेशल ऑर्डर आपको रिसीव हुआ है तो क्या आपको वो एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको उसमें प्राइस कितना कोट करना चाहिए, इस तरह के डिसीजंस। उसके अलावा अगर आपको कोई ऑर्डर रिसीव होता है तो उसमें आप मिनिमम प्राइस क्या कोट करोगे, ये वाले डिसीजन। ओके, आपको सेल कर देना चाहिए या फिर फर्दर प्रोसेस करना चाहिए और उसके बाद सेलिंग करना चाहिए। सो इस तरह के कुछ डिसीजंस जो होते हैं जो कि आप बेस्ड ऑन फाइनेंशियल फैक्टर्स लेते हो। ओके, सो यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को कंसिडर करते हुए आपका शॉर्ट टर्म एक्शन डिटरमाइन करने के लिए कॉस्ट और बेनिफिट को इवैल्यूएट करते हो। ये आपके होते हैं शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के अंदर। ओके, सो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स है तो अपना प्रोडक्ट मिक्स कितना होना चाहिए, यानी कि कौन से प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल करेंगे, कौन से प्रोडक्ट को कम सेल करेंगे, तो उसके लिए डेफिनेटली अपने को इवैल्यूएट क्या करना होगा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, इस तरह से डिसीजन जो होते हैं वो शॉर्ट रन के लिए लिए जाते हैं, बट उनका डेफिनेटली जो एम्फेसाइज होता है वो लॉन्ग रन पे ही होता है, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस अपने को देखने को मिलते हैं लॉन्ग रन के अंदर भी। सो इस तरह से शॉर्ट रन डिसीजन मेकिंग चलता है। उसके बाद अपन चलते हैं नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस के ऊपर। तो नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके, जैसे जैसे मार्केट चेंज हुआ है, कस्टमर की डिमांड चेंज हुई है, उनकी एक्सपेक्टेशंस चेंज हुई है, तो अपन क्वालिटेटिव फैक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं, यानी कि कंपनी सोसाइटी के लिए क्या काम कर रही है, या फिर वो लोग एथिकली कितना वर्क करते हैं, अपने वर्कर्स को सही से ट्रीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे क्रैकर्स की अलग अलग कंपनीज होती है। ओके, क्रैकर्स की अलग अलग कंपनीज होती है, और आप जानते हो कि चाइल्ड लेबर का इन्वॉल्वमेंट जनरली आप अपने को देखने को मिलता है क्रैकर इंडस्ट्री में, जो कि क्रैकर्स बना रहे होते हैं। ओके, सो अगर अपने को पता चलेगा कि कोई सी कंपनी है जो कि चाइल्ड लेबर को इन्वॉल्व करते हुए क्रैकर्स बना रही है, तो जब आपको पता चलेगा कि आप उस कंपनी से कोई भी क्रैकर को परचेज करना चाहोगे तो आप नहीं करना चाहोगे। इसका रीज़न ये है कि आपके मन में उस कंपनी के लिए रेपुटेशन जो है अब वो कम हो चुका है, इनफैक्ट ज़ीरो हो चुका है। ओके, सो इस तरह से क्वालिटेटिव फैक्टर्स जो है वो वर्क करते हैं, और ये क्वालिटेटिव फैक्टर्स धीरे धीरे देखने को मिले हैं अपने को कि और ज़्यादा रेलेवेंस रखते हैं किसी भी कंज्यूमर के लिए, किसी भी कस्टमर के लिए, मोर देन द क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। ओके, सो इस तरह से अपने को नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस पर भी फोकस करना पड़ेगा वाइल टेकिंग एनी डिसीजन, क्योंकि उसका अपने लॉन्ग टर्म पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है। ओके, सो अपने नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि एम्प्लॉई का मोरल, ओके, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, उसके अलावा कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या है। सो ये सारी चीज़ें जो है एक्सप्रेस नहीं होती अपने फाइनेंशियल टर्म्स में, यानी कि न्यूमेरिकल फिगर्स में, नंबर्स में इन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। इस वजह से अपन इसको सही तरीके से एनालाइज कर पाए, उसके लिए अपने पास अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स की। ओके, सो ये क्वालिटेटिव फैक्टर्स जो है इनको अगर आप सही से असेस करोगे तो ही सही डिसीजन ले पाओगे। अगर आपने इसको एनालाइज सही से नहीं किया तो आपके डिसीजन जो है वो लॉन्ग रन में आपके लिए नेगेटिव भी साबित हो सकते हैं। ओके, तो इस तरह से अपने को सारे जो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं, जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं, जैसे कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर के मन में रेपुटेशन क्या है कंपनी की, ये सारी चीज़ें जो कि नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं हो सकती है, उनको अच्छे से अपने को गैदर करना चाहिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन, और ये सारी इंफॉर्मेशन को सही से एनालाइज करते हुए अपने को डिसीजन लेना चाहिए, जिससे अपना कंपनी का जो रेपुटेशन है, जो अपनी कंपनी के लिए लोगों के मन में सेटिस्फैक्शन है, और लोगों के मन में इस तरह का एक कनेक्शन होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कि वो उस
ऑर्गेनाइजेशन से ही परचेज करने की कोशिश करें कोई भी प्रोडक्ट को, अनलेस अदरवाइज। सो इस वजह से अपन एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये चाहते हैं कि इन क्वालिटेटिव फैक्टर्स को भी कंसिडर करते हुए अपन डिसीजन मेकिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करें। ओके उसके बाद नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कंपनी को फोकस करना चाहिए वो एडवांटेजेस हो सकती है, अपन डिसीजन उसके हिसाब से लेंगे तो कौन सी चीज़ें में सबसे पहला होता है क्वालिटी, यानी कि अपना क्वालिटी अगर प्रोडक्ट का बहुत अच्छा हुआ, ओके ऑल्दो प्राइस थोड़ा ज़्यादा है बट क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली अपन ये ट्राई करेंगे कि अपन उसी कंपनी से वो प्रोडक्ट को खरीदें। ओके इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, अपन जैसे कि जनरली बोलते भी हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो इतने क्वालिटी वाइज इतने अच्छे नहीं होते, वहीं पे अदर कंट्रीज़ के अगर कोई प्रोडक्ट हुए तो वो क्वालिटी वाइज ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो अगर आपको पता चलेगा कि कोई प्रोडक्ट है जो आपको खरीदना है, फॉर एग्जांपल मोबाइल चार्जर, वो एक चाइनीज़ प्रोडक्ट भी अवेलेबल है और किसी और कंट्री का भी अवेलेबल है, लेट्स से अमेरिका या फिर जर्मनी, तो आप किस तरफ जाने की कोशिश करोगे? आपका जो अटेम्प्ट रहेगा वो यही रहेगा कि आप परचेज़ करो चाइनीज़ प्रोडक्ट को नहीं, बाकी दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट को, क्योंकि उनका क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है। भले ही वो प्राइस में थोड़े से महंगे होंगे पर लंबे चलेंगे क्योंकि उनका क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है, और अपने मोबाइल को भी वो साथ में डैमेज नहीं करेंगे। ओके सो इस तरह से क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी वर्क करते हैं, क्वालिटी इसमें सबसे पहला पॉइंट है। उसके बाद आता है एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। आपको ये याद रखना चाहिए कि आपका जो कस्टमर रीच है या फिर आपका जो मार्केट है वो आपके इंटरनली चालू होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से। ओके यानी कि जो आपके एम्प्लॉयज़ है वो आपके सबसे पहले कस्टमर होने चाहिए, इंटरनल कस्टमर्स। सो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ है वो मुझसे खुश नहीं है या मेरी ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग कल्चर से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो बाहर जब दूसरे लोगों से बात करेंगे तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की बुराई करेंगे, जिसकी वजह से कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखें तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। या फिर अगर किसी वर्कर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अपन एम्प्लॉयज़ को ढूंढ रहे हैं किसी पोजीशन के लिए, तो अपने को वो एम्प्लॉय मिलेगा नहीं क्योंकि वो नहीं आना चाहेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ओके तो जब वो आना नहीं चाहेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन उसके लिए जो है ख़राब है इन टर्म्स ऑफ वर्किंग कल्चर, तो इस वजह से अपने एम्प्लॉय को सेटिस्फाइड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद डेफिनेटली कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर से ही तो अपना ऑर्गेनाइजेशन चलता है। सो कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा तो वो और कस्टमर्स अपने लिए लेके आएगा और उसके अलावा अपने से और ज़्यादा परचेज करेगा, राइट। तो कस्टमर को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, क्योंकि अपने को एक ऑर्गेनाइजेशन को जब रन करना है तो इसी एम के साथ रन करना चाहिए कि अपन कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करें। उसके बाद CSR एक्सपेंडिचर्स जनरली ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, जिनकी वजह से उनको ये देखने को मिलता है कि वो लोग सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं और सोसाइटी से कितना कनेक्टेड है। ऑल्दो ये लीगली रिक्वायर्ड है, CSR करना कंपलसरी है कंपनीज़ के लिए, अब तो उस पर पेनल्टी भी आ चुकी है। सो CSR करना ऑल्दो कंपलसरी है कंपनीज़ के लिए, बट ये एक अच्छा फैक्टर प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ कंपनीज रेपुटेशन कि वो किस चीज़ में बिलीव करते हैं, किस कॉज में बिलीव करते हैं और उसके लिए वो लोग वर्क करते हैं। उसके बाद डेफिनेटली अपन ने EMA के अंदर पढ़ा है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। अपन लोग एज ए कस्टमर बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटली एक्टिव हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा अपन लोग एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने की कोशिश करने लगे हैं, तो इस वजह से एनवायरमेंटल फैक्टर्स प्ले करते हैं अच्छा रोल। तो ऑर्गेनाइजेशन अगर एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होगी और एमिट कर रही होगी हार्मफुल गैसेज या फिर टॉक्सिक वेस्ट, इस तरह से अगर वो लोग वाटर में डिस्चार्ज करेंगे वेस्ट को, हार्मफुल केमिकल्स को, या फिर लैंड को अफेक्ट करेंगे, तो उनका रेपुटेशन डेफिनेटली अफेक्ट होगा और पेनल्टीज़ और फाइन्स वहाँ पर इम्पोज होने का चांस होता है। कुछ लोग हो सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस वर्क करती है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर कुछ क्लब सोसाइटीज़ होती है जो कि एनवायरनमेंट के लिए वर्क कर रही होती है, तो हो सकता है उन लोगों की तरफ से इनको प्रोटेस्ट भी देखना पड़े। उसके बाद आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसमें अपन लोग बात करते हैं अपने इंटेंजिबल्स की, ओके यानी कि अपने कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ये सारी चीज़ें भी इनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। क्योंकि फॉर एग्जांपल कोको कोला के पास जो फॉर्मूला है कोको कोला ड्रिंक बनाने का, ओके वो फॉर्मूला अगर उसका पेटेंट नहीं कराते वो लोग, तो फिर वो इतना ज़्यादा उनके लिए रोल प्ले नहीं करता, यानी कि उसका पेटेंट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है उसकी सक्सेस के लिए, राइट। सो इस तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी जो है एक क्वालिटेटिव फैक्टर है। फाइनेंशियली आप उसकी वैल्यू नहीं लगा सकते उस पेटेंट की, ओके इट इज़ इनवैल्यूएबल, बट वो किस तरह से इनके लिए वर्क करता है कोको कोला कंपनी के लिए कि उनकी इतना रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके बाद आता है आपके इंटेंजिबल एसेट्स, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही है, उन्होंने सिर्फ एक अलग से पॉइंट लिखा हुआ है। उसके बाद कॉम्पिटिटर्स मूवमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपको मार्केट को स्टडी करते रहना पड़ता है कस्टमर की नीड के अलावा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। कॉम्पिटिटर अगर बेहतर प्रोडक्ट दे
ले रहा है या फिर वो किसी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो अपने को यहाँ पर एक कमबैक स्ट्रैटेजी के साथ आना पड़ेगा, काउंटर स्ट्रैटेजी के साथ आना पड़ेगा, जिसमें अपन लोग कस्टमर्स को उस कॉम्पिटिटर से हटाकर अपनी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट कर सकें। ओके उसके अलावा ब्रांड नेम आप धीरे धीरे बिल्ड करते हो अपनी अच्छी रेपुटेशन से, और उसके अलावा यूज़ करते हो आप ट्रेडमार्क्स, लोगोज और एडवर्टीजमेंट होते हैं, जिंगल्स होती है, इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए आप अपना एक ब्रांड नेम बिल्ड करते हो। बट डेफिनेटली इसमें अपना जो पहला पॉइंट है ना, क्वालिटी, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका ब्रांड इमेज इन टर्म्स ऑफ इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर्स कैसा है, यानी कि कस्टमर्स की को ये परसीव करना चाहिए कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेस्ट प्रोडक्ट सेल कर रहा है। ओके उसके अलावा आप इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए डिसीजन लेते हो एक बिजनेस के अंदर। उसके बाद कुछ लिमिटेशंस अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के। सबसे पहला है कि टाइम और कॉस्ट जो है कंपनी का इन्वॉल्व होता है। उसके बाद भी अपने को सब्जेक्टिव मेजरमेंट यहाँ पर करना पड़ता है, यानी कि अपने कोई कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है, किसी तरह से आप मेजर नहीं कर सकते हो इसको। ओके तो यहाँ पर बहुत सब्जेक्टिव मेजरमेंट हो जाता है। उसके अलावा अगर आपने इसको इम्प्रॉपर मेजर की वजह से गलत डिसीजन ले लिया तो हो सकता है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो सही नहीं रहे और गलत चले जाए, और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपकी कंपनी के ऊपर पड़ सकता है। ओके सो एरर हो सकता है यहाँ पर डेफिनेटली, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल फिगर्स नहीं है, बहुत सब्जेक्टिव है, तो एरर फ्री नहीं है, यहाँ पर चांसेस होते हैं एरर के, जिसकी वजह से आपका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ सकता है कंपनी के डिसीजंस के ऊपर, और अगर नेगेटिव गए तो आपकी कंपनी जो है एक हार्ड टाइम फेस कर सकती है। उसके बाद इथिक्स पे चलते हैं। तो इथिक्स क्या होता है आपको पता है? इथिक्स है कि आपको कोई नहीं देख रहा है ना, तो आप क्या कर रहे हो, आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। ओके अगर आप सही कर रहे हो तो आप इथिकल हो, अगर आप गलत कर रहे हो तो आप इथिकल नहीं हो। ओके सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उनकी वैल्यूज़ अंदर से जो आ रही है, जिस तरह से वो लोग सोच रहे हैं, जो काम वो लोग कर रहे हैं, जब कोई नहीं देख रहा तो भी क्या वो सही कर रहे हैं, इस तरह के जब डिसीजन लिए जाते हैं तो उसे इथिकल कहा जाता है। इसका एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक एग्जाम्पल तो अपना वो क्रैकर बर्निंग वाला बिजनेस का ही हो गया कि वो लोग कहीं चाइल्ड लेबर को तो यूज़ नहीं कर, इनफैक्ट वो तो इलीगल ही हो गया, बट अनएथिकल भी हुआ। उसके अलावा इथिक्स का एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ जो कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि आप सोचिए एक कंपनी जो है वो एक रेगुलरली एक कस्टमर को सेल करती है। ओके यानी कि होलसेल बिजनेस चल रहा है, एक कंपनी है, एक होलसेलर को रेगुलरली सेल करती है एक प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्ट को बनाती है। अब उनको एक स्पेशल ऑर्डर रिसीव हुआ है किसी दूसरे होलसेलर से, जिसके जो टर्म्स फिक्स हुए ना उसकी वजह से कंपनी को और ज़्यादा बेनिफिट होगा, बट उसकी वजह से वो इस साल ये जो उसका रेगुलर कस्टमर था, जो रेगुलर होलसेलर था, उसको ये डिलीवर नहीं कर पाएगी प्रोडक्ट्स। ओके तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस स्पेशल ऑर्डर से अगर वो इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट देखेगी और इसको एक्सेप्ट कर लेगी, तो यहाँ पर उनका एक जो रेगुलर कस्टमर था, जो उनका परमानेंट कस्टमर था, एक होलसेलर, वो चले जाएगा हाथ से। तो यहाँ पर इस तरह से इथिक्स को एवेल्यूएट किया जाता है कि आप क्या सिर्फ पैसे की तरफ जा रहे हो या फिर आप बाकी के जो वैल्यूज़ प्रिंसिपल्स हैं उनको भी कंसिडर कर रहे हो। ओके सो उसके कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पर मेंशन किए हैं, गाइडलाइंस मेंशन करी है, वो बताता हूँ। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि एथिकल डिसीजन आप आइडेंटिफाई करो बाय यूजिंग पर्सनल एथिकल स्टैंडर्ड्स, यानी कि आपके जो खुद के स्टैंडर्ड्स हैं ऑनेस्टी और फेयरनेस के, उसके हिसाब से आप यहाँ पर आइडेंटिफाई करो कि आपका जो डिसीजन रहेगा बिजनेस डिसीजन, क्या वो एथिकल है। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि आपने जो डिसीजन लिया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसका इफेक्ट दूसरों पे क्या होगा, कहीं उसका इफेक्ट दूसरों पे बुरा तो नहीं होगा। उसके अलावा आपको ऑब्लिगेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिससे जो अफेक्ट होंगे आपके डिसीजन की वजह से, उनकी तरफ आपको सोचना पड़ेगा, कंसिडर करना चाहिए। जैसे कि अपने एग्जाम्पल में होलसेलर जो है वो अपने इस डिसीजन की वजह से डेफिनेटली अफेक्ट होगा और नेगेटिवली अफेक्ट होगा, क्योंकि अभी जो अपने से खरीदता था हमेशा प्रोडक्ट, उसको अपन प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करेंगे, उसको ढूंढना पड़ेगा कोई और मैन्युफैक्चरर उस प्रोडक्ट के लिए। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, एक तो पहले एक एडिशनल प्राइस पे करना पड़ेगा क्योंकि वो एक नए मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीदेगा। ओके क्योंकि जब आप नए कस्टमर बनते हो किसी के, तो आपके लिए इतना अच्छा ट्रेड टर्म्स नहीं यहाँ पे फिक्स होते। तो हो सकता है कि शुरू में जब वो परचेज करने जाएगा तो मैन्युफैक्चरर उससे बोलेगा कि तुम तो उस कंपनी से खरीदते हो ना जनरली, आज हमारे पास कैसे आए, तो फिर उसके लिए एक एडिशनल प्राइस रख सकता है जो कि जनरली बाकी होलसेलर जो उसके फिक्स होंगे उनके लिए नहीं रखता होगा। तो यहाँ पर एक तो उसको इस तरह से नुकसान हुआ, दूसरा जब उसके जो फिक्स कस्टमर्स इसके भी तो रहे होंगे, और वो कस्टमर्स जब अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जाएंगे वो देखेंगे कि यहाँ पर तो एक नया प्रोडक्ट है, तो वो भी अपने कुछ कस्टमर्स लूज़ कर सकता है। तो इस तरह से चेन इफेक्ट चलता है, और यहाँ पर आप देख रहे हो आपके एक डिसीजन की वजह से आपका जो एक कस्टमर था, जो कि आपका फिक्स कस्टमर था, रेगुलर कस्टमर था, वो उस पर अफेक्ट आया है। तो इस तरह के आपका एक ऑब्लिगेशन बनता है कि आप उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसकी तरफ भी आपको रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत बनता है।
ओके, उसके बाद आपको जो डिसीजन आप ले रहे हो वो एथिकल है या नहीं, या फिर ये फेयर रहेगा या नहीं। ओके, इसकी फेयरनेस आपको इवेल्युएट करनी है, यानी कि जो लोग इफेक्ट हो रहे हैं ना आपके डिसीजन की वजह से, वो नेगेटिवली इफेक्ट तो नहीं हो रहे, क्या वो फेयर है उन लोगों के साथ में। ओके, यानी कि अपना डिसीजन उन लोगों के साथ में जो एक्शन कॉज करेगा, क्या वो फेयर है। इस तरह के आपको सारी चीज़ों को इवेल्युएट करते हुए डिसीजन लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है, तो यहाँ पर एथिकल प्रॉब्लम्स कैन बी अवॉइडेड सिंपली बाय यूजिंग कॉमन सेंस, यानी कि कॉमन सेंस से आपको सोचना है। जनरली जो अपन अपने दिमाग में अपने को पता होता है ना कि अपन कुछ कर रहे हैं तो क्या वो सही है या क्या वो गलत है। ओके, सो ये सारी कॉमन सेंस वाली चीज़ें चलती है, और इस तरह से ही आपको सोचना चाहिए वाइल टेकिंग बिजनेस डिसीजंस ऑल्सो। ओके, आपको शॉर्ट टर्म पे नहीं जाना चाहिए एट द एक्सपेंस ऑफ योर लॉन्ग टर्म। तो जिनका ऐसी फर्म जिनका कोड ऑफ एथिक्स बहुत अच्छा होता है, वो लोग एक अच्छा कस्टमर बेस क्रिएट कर पाते हैं, एम्प्लॉय भी लॉयल होते हैं उनके, और उसकी वजह से उन लोगों को क्या होता है, लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट होता है, और वो लोग इंटेग्रिटी के साथ वर्क करते रहते हैं, और कस्टमर्स उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सो कमर्शियली ये लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो सक्सेसफुल होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टाटा। ओके, टाटा अपने को पता है कि वो लोग कितना एथिकली वर्क करते हैं और कितना ज़्यादा वो लोग सोसाइटी को प्रोवाइड करते रहते हैं, राइट। सो इस वजह से अपना जो टाटा का रेपुटेशन है अपने माइंड में, वो एक अच्छा बनता है, और वो लोग कमर्शियली सक्सेसफुल बिजनेस को जनरेट कर पाते हैं और फिर उसको ऑपरेट कर पाते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं आईसीआई का, ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और उसके बाद अपन इसमें इसको डिस्कस करते हुए इसके सोल्यूशन के ऊपर चलेंगे। सो देखा आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल से अपने को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर HCL नाम की कंपनी है जो कि एक हॉस्पिटल रन कर रही है, और उसके मैनेजमेंट कंसल्टेंट ने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि यहाँ पर अपने को 2.5 पेशेंट डेज से रिड्यूस करते हुए पर पेशेंट 2 डेज कर देना चाहिए, और अपना यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट जो बताया वो है 500 पर पेशेंट डे का। 15,000 पेशेंट्स अपने हॉस्पिटल को विजिट करते हैं, बट क्योंकि अपन यहाँ पर 2.5 से 2 डेज कर देंगे तो 3% से अब बढ़ के 5% हो जाएगा रीएडमिशन, यानी कि जो अपने पेशेंट्स हैं
वो अब इतने सही तरीके से ट्रीट नहीं हो पाएंगे, उनको वापस से आना पड़ेगा। इसकी वजह से 300 एडिशनल पेशेंट्स आ सकते हैं। तो ये सारे इनको अकोमोडेट करने के लिए 25 लाख अब इनकर करना पड़ेगा और 4500 रुपीज़ अपन पर पेशेंट यहाँ पर एडमिशन फ़ीस के वे में कलेक्ट करते हैं। तो कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। तो कैलकुलेट जब अपन ने किया तो कॉस्ट में अपना 25 लाख का कॉस्ट है उनको अकोमोडेट करने के लिए, बट अपना वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है आधे दिन से। आधे दिन का जो वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है वो है 0.5 इंटू 500 और ये 15,000 पेशेंट्स के लिए हो रहा है। सो 15,000 इंटू 0.5 इंटू 500 करते हैं तो 37,50,000 का अपने को बेनिफिट दिखता है। उसके अलावा जो एडिशनल रेवेन्यू आ रहा है वो है 300 पेशेंट्स का, 300 पेशेंट्स इंटू 4,500। ओके, सो 13,50,000 अपने को वहाँ पर भी मिल जाता है। तो इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स अपने को 26 लाख रुपीज़ के दिखते हैं। ये 26 लाख रुपीज़ के बेनिफिट अपने को फाइनेंशियली देखने में अच्छे लगते हैं, बट नॉन फाइनेंशियली जब अपन देखें, नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस अपन देखें और एथिकल कंसिडरेशंस को अपन यहाँ पर कंसिडर करते हुए देखेंगे तो अपना ये डिसीजन सही नहीं रहेगा। क्योंकि जब अपन 2.5 से 2 डेज़ पे शिफ्ट करते हैं तो जो पेशेंट्स रिकवर नहीं हुए होंगे उनको भी अपन यहाँ से हॉस्पिटल से रिलीज़ कर देंगे और जिसकी वजह से उनकी हेल्थ के लिए क्या होगा, ये डेट्रीमेंटल रहेगा। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि दिस विल बी डेट्रीमेंटल टू द फुल रिकवरी ऑफ पेशेंट, यानी कि कोई भी पेशेंट फुली रिकवर नहीं हो पाएगा और कुछ जो पेशेंट्स है उसमें रीएडमिशन का रेट बढ़ जाएगा। सो अपना ये शॉर्ट टर्म के वे में अपने को बहुत वायबल लग रहा है और फीजिबल लग रहा है, अपने को यहाँ पर अच्छा दिखता है ऑप्शन, क्योंकि अपना जो बेनिफिट है वो 26 लाख रुपीज़ का दिख रहा है शॉर्ट टर्म में। बट लॉन्ग टर्म में अपने को यहाँ पर नुकसान फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अपने जो हॉस्पिटल है उसकी रेपुटेशन डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पेशेंट्स फुली रिकवर नहीं हो पाएंगे ना, तो वो किसी और को सजेस्ट ही नहीं करेंगे कि अपने हॉस्पिटल में आए। उसके अलावा अपने को फेस करना पड़ सकता है कुछ कॉन्सिक्वेंसेज इन द टर्म्स ऑफ लीगल वेज। सो यहाँ पर अपने ऊपर फाइन या पेनल्टी लगाई जा सकती है अगर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ या कोई और अथॉरिटी या मेडिकल अथॉरिटीज़ है उनको पता चलता है कि अपन कंप्लीट ट्रीटमेंट होने के पहले ही पेशेंट्स को रिलीज़ कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ प्रोटेस्ट हो सकते हैं अपने अगेंस्ट में, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है कि अपन इस तरह से लोगों को ट्रीट कर रहे हैं और वो सही ट्रीटमेंट अपन दे नहीं पा रहे, उनको कंप्लीट ट्रीटमेंट किए बिना अपन उनको रिलीज़ कर रहे हैं टू सेव आवर कॉस्ट। तो इस वजह से अपने को लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट फेस करना पड़ेंगे। यहाँ पर उन्होंने इसको कैलकुलेट किया है फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में उन्होंने पूरा एनालिसिस लिखा हुआ है, यानी कि उन्होंने कमेंट लिखा हुआ है कि किस वजह से अपने को नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस को कंसिडर करते हुए डिसाइड करना चाहिए। तो यहाँ पर ह्यूमैनिटी वैल्यूज़ और बिजनेस एथिक्स की बात की है, और यहाँ पर उन्होंने बोला है कि डिस्कम्फर्ट और डिसरप्शन कॉज करेगा उनकी लाइफ में, जिसको क्वान्टिफाई नहीं किया जा सकता है मनी में। ओके, उसके अलावा अदर कॉन्सिक्वेंसेज में अपने को यहाँ पर फेस करना पड़ सकते हैं, जैसे कि अपना प्रैक्टिस जो है वो बंद हो सकता है, और कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स गेन करने के लिए अपने को लोगों की लाइफ से प्ले नहीं करना चाहिए। ओके, इसकी वजह से अपने बिजनेस एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन लगाया जाएगा। सो ये चीज़ें अपने को डिसाइड करने में ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए और फिर एवेल्युएट करना चाहिए अपने डिसीजन को। ओके, सो यहाँ पर क्या लिखा है, मे बी HHCL वुड बी एबल टू अर्न इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ड्यू टू दिस प्रैक्टिस इन शॉर्ट रन, बट उसका इमेज जो है वो टार्निश हो जाएगा और प्रॉफिटेबिलिटी लॉन्ग रन में हर्ट करेगी। यानी कि उनको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फैक्टर्स दोनों को कंसिडर करते हुए डिसीजन लेना चाहिए। ओके, सो अपना आज का ये टॉपिक खत्म होता है, नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस एथिक्स। इतना सा ही टॉपिक यहाँ पर थ्योरेटिकल था, बाकी सारा ही प्रैक्टिकल है। उसके अलावा अपन ने जस्ट इन टाइम को आज कवर किया है। अपना आज का लेक्चर अपन यहाँ पर एंड करते हैं। सो बाय गाइस, सी यू टुमारो।